I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पन्नगर, उत्तराखंड। वीट कंट्रोल करने के लिए जो हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं या तो वो प्री इमर्जेंस होते हैं या पोस्ट इमर्जेंस होते हैं, और जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ पेंडिमेथलिन। अब पेंडिमेथलिन को हम बुआई के समय यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। और ये जो हर्बिसाइड है इट कंट्रोल जनरली एनुअल बीट्स, narrow leaf beets and some broad leaf beets, and the application method is very important and some precautions are very important which can increase the efficiency of this pendimethalin। अगर हम कुछ तरीकों को ध्यान दें तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो सकती है और हम वीड्स को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या तरीके हैं जिससे कि हम पेंडिमेथलिन को यूज़ करें और वीड्स कंट्रोल हो जाएं? तो नाउ द टॉपिक इज़ हाउ टू इंक्रीज इफिकेसी ऑफ पेंडिमेथलिन। तो पेंडिमेथलिन आप जानते ही ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, और क्या हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि जिससे कि वीड्स मैक्सिमम कंट्रोल हों ताकि क्रॉप की जो ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ द फील्ड प्रिपरेशन, हाउ द फील्ड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द सोइंग। इट इज़ फाइन, इट इज़ वेल लेवल्ड फील्ड, फाइन सीड बेड प्रिपरेशन इज देयर, then efficiency of pendimethalin is increased. Suppose there are two type of fields. Suppose it is fine seed bed, the particles are small and well leveled, and another field is cloudy, there are large clouds. Suppose there are two situations, and this field is well leveled, aggregation is there, it is leveling, here is no leveling, large clouds are there, it is like that. अब होता क्या है कि ये मैंने दो आपको सिचुएशन बताई। अब ये देखिए जो वीट सीड्स हैं, ये जो 5 सेंटीमीटर तक जो है ये वीट सीड इसमें रहते हैं। तो यहाँ भी क्या होंगे, वीट सीड इसके बीच में आ जाएंगे। ये जो अगर लार्ज क्लॉट्स बने हैं तो वीट सीड इन क्लॉट्स के बीच में आ जाएंगे, और यहाँ क्या है ये बिल्कुल सॉइल के साथ हम मिक्स हो गए हैं सीड यहाँ पे। तो अब जब हम स्प्रे करेंगे पेंडिमेथलिन का स्प्रे यहाँ पे होगा, अब ये नीचे ट्रांसलोकेट होगी तो ये वीट सीड के साथ मिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है ये पेंडिमेथलिन ऊपर क्लॉट्स में रह जाएगी और वीट सीड के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी। अब पेंडिमेथलिन वर्क कैसे करती है? तो देखिए जो वीट सीड्स हैं ये पड़े हुए हैं, प्री इमर्जेंस ये हर्बिसाइड है। प्री मतलब पहले, इमर्जेंस मतलब उसका अंकुरण होना, जमीन से निकलने से पहले। किसके निकलने से पहले? जो घास है, खरपतवार है, वीड्स। ये जो प्री इमर्जेंस वर्ड यूज़ किया गया है घास के, वीड्स के निकलने से पहले के लिए यूज़ किया गया है। पोस्ट इमरजेंस का मतलब यह है कि घास निकल चुकी है, उसका इमरजेंस हो चुका है, तब वो कुछ हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं। तो पेंडिमेथलिन वो हर्बिसाइड है जो घास के अंकुरण से इमरजेंस से पहले यूज़ किया जाता है। अब क्या होगा जब हम इसमें फील्ड में इस तरह से हम पेंडिमेथलिन को यूज़ करेंगे तो जैसे ही वीड का सीड, घास का सीड पानी को एब्जॉर्ब करेगा और उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो रेडिकल से, नई सीडलिंग से, जो उसकी नई रूट्स निकलने उससे एब्जॉर्ब कर जाएगा, और जैसे ही वो रूट से एब्जॉर्ब होगा उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ क्या है ये कांटेक्ट में नहीं आ पाया सीड पेंडिमेथलिन के, तो एब्जॉर्प्शन करेगा ही नहीं। तो फील्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फील्ड प्रिपेयर नहीं है, प्रॉपर्ली लेवल्ड नहीं है और वो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है तो वीड के जो सीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको लगेगा पेंडिमेथलिन दवा ख़राब हो गई या इसने काम नहीं किया या दवा ख़राब है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्सड हुआ ही नहीं सीड से। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए वीट सीड है, ये वीट सीड है। अब इसमें क्या होगा, पहले रूट निकलेगी, फिर ये सीडलिंग निकलेगी। तो अब ये ज़मीन के अंदर है, यहाँ पे ज़मीन के अंदर है। अगर ये पेंडिमेथलिन हमारा इसके कांटेक्ट में है, यहाँ पे इसके इधर आ गया है, तो अब ये इससे क्या होगा, इससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर इसमें ट्रांसलोकेट होगा और यहीं इसकी जो डेथ हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे तो हो जाएगा कि अगर वेल लेवल्ड फील्ड है हमारा, बहुत अच्छी तरह से हम तैयार कर रखा है, माना बड़े बड़े टुकड़े हैं, ढेले हैं, तो ढेलों के बीच में सीड दबा रह जाएगा, पेंडिमेथलिन कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो फील्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें, अगर इसकी हमको वीट कंट्रोल करना है तो बहुत अच्छा फील्ड तैयार करें। ऐसा नहीं कि रफ फील्ड हो, अच्छा हो और उसमें क्लाउड्स ना हो, बड़े बड़े टुकड़े ना हो। दूसरा जो फैक्टर है वो है मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये जो वीट सीड कैसे जर्मिनेट हो रहा है, अब ये जो एब्जॉर्ब करेगा किसके साथ करेगा, पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ। तो जो पेंडिमेथलिन है जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है या इसकी ये सीडलिंग जो नई निकल रही है पत्ती, वो एब्जॉर्ब कर रही है, जो अंकुरण जो निकल रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किसके साथ एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी के साथ, मॉइस्चर। तो फील्ड में मॉइस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं है, वैसे भी सोइंग के टाइम पे हमारा फील्ड में मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, तभी जो हमने जो क्रॉप के सीड्स बोए हैं वो जर्मिनेट करेंगे। मान लीजिए फील्ड ड्राई है, तो अगर ड्राई फील्ड हो गया तो फिर ये एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं और पेंडिमेथलिन का कोई असर नहीं होगा। तो फील्ड शुड नॉट बी ड्राई, फील्ड शुड ड्राई नहीं होना चाहिए, वेल लेवल फील्ड होना चाहिए,
सीड वेट प्रिपरेशन होनी चाहिए, मॉइस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेंडिमेथिलिन का एब्जॉर्प्शन पानी के साथ ही होता है। तो अगर मॉइस्चर बहुत अच्छा है, नमी बनी हुई है, तो हमें करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करते हैं कि जब भी हम सोइंग करें तुरंत हमें इसको स्प्रे कर देना चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे फील्ड ड्राई होता जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर में ही वीट सीड होते हैं और ऊपर की लेयर ही सबसे पहले टॉप लेयर सूखती है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड ये है कि जो विंड वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए उस समय स्प्रे करते समय। होगा क्या कि ये आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए हवा चल रही है, हम स्प्रे कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट से उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उड़ जाएंगी। तो जो मान लीजिए हमें यहाँ पे स्प्रे करना है, यहाँ हमें स्प्रे करना, हवा चल रही है, तो ये ड्रिफ्ट के साथ उड़ता चला जाएगा, तो यहाँ स्प्रे पड़ेगा नहीं और ये हवा में उड़ते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं या हर्बिसाइड ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो दूसरी जगह पे पेंडिमेथिलिन चली जाएगी, तो यहाँ पे हम स्प्रे करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और ये हवा के साथ उड़ के चलेगी दूसरी जगह, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम होगी, यहाँ वीट्स के लिए नहीं होंगे, और जहाँ जाके डिपोजिशन होगा, जहाँ रुकेगी, जहाँ सेटल होगी, वहाँ फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। तो दूसरी क्रॉप पे भी शो कर सकती है, दूसरे फील्ड में शो करेगी, वहाँ टॉक्सिसिटी हो सकती है, या दूसरी चीज़ को डैमेज कर सकती है, या कहीं हमारा पानी का स्टोरेज है या पॉन्ड है, वहाँ जाके ये एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो पानी को पॉल्यूट कर देगी, या जहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई तो वहाँ सॉइल को पॉल्यूट कर देगी। तो वहाँ जहाँ इसका असर होना चाहिए वहाँ असर होगा नहीं, दूसरी जगह जाकर इसके टॉक्सिक इफेक्ट शो होंगे। तो विंड वेलोसिटी स्टिल होनी चाहिए, हवा बहनी नहीं चाहिए। जनरली सुबह के समय अगर बहुत तेज हवा चल रही तो हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए, शाम के समय अगर हवा बहुत तेज चल रही तो हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्टिल एयर मतलब कि हवा ना चल रही हो, ताकि जहाँ हम स्प्रे करें वहीं उसका सेटल डाउन हो जाए। तीसरा जो है ये, फोर्थ जो है, नोजल कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो हर्बिसाइड स्प्रे है हमें सॉइल में करना है, तो फ्लैट फैन टाइप का नोजल होना चाहिए। फ्लैट फैन जो नोजल होते हैं ये स्प्रे को पूरा ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कर देते हैं, और जो पूरा इसको यूनिफॉर्मली कवर करेंगे। तो फ्लैट फैन नोजल होगी तो हम जहाँ स्प्रे करना चाह रहे हैं बिल्कुल पेंडिमेथिलिन वहीं गिरेगी और यूनिफॉर्म लेयर बना देगी। और जब यूनिफॉर्म लेयर बनेगी तो जैसे ही वीट सीड जर्मिनेट होगा, जैसे उसके रूट्स निकलेंगी और उसके कांटेक्ट में आएंगी, पेंडिमेथिलिन एब्जॉर्ब हो जाएगी रूट के थ्रू और फिर अपना इफेक्ट शो करेगी और वीट सीड की डेथ हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म जो है नोजल को यूज़ करें। टाइम ऑफ एप्लीकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमको क्या करना है, मॉइस्चर कम नहीं होना चाहिए, और बुआई के सोइंग के समय मॉइस्चर रहता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जैसे ही वीट सीड जर्मिनेट करे वो एब्जॉर्ब कर जाए। तो क्या होता है, जब फील्ड प्रिपरेशन करते हैं और सोइंग करते हैं उसी दिन से, उसी टाइम से वीट सीड जर्मिनेट करने लगते हैं, क्योंकि वीट सीड तो पहले से ही सीड बैंक बना हुआ है। तो हमारी क्रॉप तो जर्मिनेट करती है, इमर्ज करती है 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, लेकिन वीट्स तो उसी दिन से इमर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसी दिन इसको स्प्रे कर दें पेंडिमेथिलिन का, जिस दिन हमने सोइंग की है। मान लीजिए उस दिन नहीं कर पाते तो दूसरे दिन कर दें, तीसरे दिन तक कर दें। तो 2 से 3 दिन के अंदर, 2 to 3 डेज जो है इसको हमें कर देना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे तो क्या होगा, वीट सीड जर्मिनेट कर जाएगा। नंबर 1, जब जर्मिनेट कर जाएगा तो इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। नंबर 2, सॉइल मॉइस्चर टॉप लेयर में, क्योंकि अधिकतर जो वीट सीड है 5 सेंटीमीटर की लेयर में रहते हैं, जो टॉप 5 सेंटीमीटर लेयर है उसमें वीट सीड रहते हैं, तो वहाँ से मॉइस्चर खत्म होने लगेगा, क्योंकि एवापोरेशन से सबसे पहले टॉप लेयर से जाएगा तो मॉइस्चर भी कम हो जाएगा। तो दो कारणों से इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो उसी दिन कर दें या 2 से 3 दिन मत करें। अब दिन में किस समय करें, दोपहर में करें, सुबह करें या शाम को करें। तो देखिए सबसे पहले ध्यान हमें ये रखना है कि हवा ना चल रही हो, और अगर हम सुबह को स्प्रे करते हैं तो ये चांस रहता है कि सूरज की गर्मी से बहुत जल्दी ड्राई कर जाए, सॉइल ड्राई हो जाए, मॉइस्चर निकल जाए। तो हमको जनरली क्या करनी चाहिए, बुआई शाम के समय करनी चाहिए जब मॉइस्चर बना रहे, और उसी समय हमको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर खरीफ सीज़न है तो क्लाउड रहते हैं और उस समय छाया रहती है तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हवा नहीं चलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर हवा चलेगी तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा, मूवमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्प्रे करते समय कैसे चलें। अब हमने देखिए मान लीजिए कि ये हमारा लेयर बन गई, ये सॉइल है और ये हमने लेयर पेंडिमेथिलिन की बना दी। अब ये लेयर क्या है, ये टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा नीचे जाएगी, पेंडिमेथिलिन पानी के साथ थोड़ा सा नीचे जाएगी, सॉइल पार्टिकल के साथ चिपक जाएगी, तो जैसे ही वीट से कांटेक्ट में आएंगे ये चिपक जाएगी। मान लीजिए इस पर कोई चल देता है, तो मान लीजिए यहाँ से पेंडिमेथिलिन हट गई, तो अब यहाँ जो वीट सीड होंगे ये सब क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, और यहाँ वीट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो लेयर मेंटेन है। अब लेयर कैसे मेंटेन रहेगी, अगर ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो ट्रैक्टर आगे बढ़ता रहता है, स्प्रे पीछे होता रहता है, चलता रहता है, लेयर मेंटेन रहती है। लेकिन अगर मैनुअल कर रहे हैं, नैपसैक से कर रहे हैं, तो स्प्रे करते हुए हम पीछे हटना चाहिए, मूवमेंट हमारा बैकवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए स्प्रे हम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पाँव से वो लेयर खत्म होती जाएगी। तो अगर हम स्प्रे कर रहे हैं
मान लीजिए हमें इधर को कर रहे हैं तो हमें पीछे की तरफ हटना चाहिए, इधर को हटना चाहिए, और यहाँ स्प्रे होता रहेगा, हम पीछे की तरफ हटते रहेंगे। तो अब हम पीछे की तरफ हट रहे हैं तो ये लेयर बनती रहेगी। तो ये बात को ध्यान रखना है, हमारा मूवमेंट स्प्रे करते समय बैकवर्ड होना चाहिए, जल्दीबाजी में ये काम नहीं करना है। बहुत किसान भाई ऐसा करते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी स्प्रे करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पाँव से जो हमने शूज़ पहन रखे हैं जो भी है उससे जो है लेयर हट जाएगी और वीड्स आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेनफॉल। जो हमने स्प्रे किया है उसकी यूनिफॉर्म लेयर होनी चाहिए। अब होता है कि खरीफ सीजन में क्लाउड रहता है, बारिश होने का चांस रहता है। अगर फोरकास्ट वेदर कंडीशन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो उस समय स्प्रे ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है स्प्रे करने के बाद बारिश हो जाती है, तो बारिश 3 घंटे बाद हो रही है, 6 घंटे बाद हो रही है, 8 घंटे बाद हो रही है या 12 घंटे बाद हो रही है, ये बड़ा टाइम मायने रखता है। अगर 8 आवर्स तक बारिश नहीं हो रही है, 8 आवर्स स्प्रे करने की इन जनरल, तो उसकी इफिशियंसी मेंटेन रहती है। लेकिन स्प्रे करने के 8 घंटे के अंदर, ये जनरल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बिल्कुल स्ट्रिक्टली 8 घंटे, ये इन जनरल 8 घंटे तक अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर अगर रन ऑफ नहीं हो रहा है, खेत के चारों तरफ बंड बनाइए, रन ऑफ पानी बाहर नहीं जा रहा है, खेत के अंदर ही है, तो इफिशियंसी उसकी मेंटेन रहेगी। अब मान लीजिए 8 घंटे के बाद बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 8 घंटे से पहले हो जाती है तो वो धुल सकता है, वहाँ की लेयर खत्म हो जाएगी, तो वीड वहाँ से निकल आएंगे। तो ऐसे में हमें फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये स्प्रे करते समय टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्लाउड तो नहीं है, रेनफॉल का चांस तो नहीं है, लेकिन अगर विंटर सीजन में कर रहे हैं तो स्काई क्लियर रहता है, वहाँ रेनफॉल का प्रॉब्लम नहीं होता है। खरीफ सीजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेंडिमेंथली, इसी कारण से एक तो खरीफ सीजन में खरपतवार वीड ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरा एफिशिएंसी कम हो जा रही है। तो इसलिए हमें इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसमें मेथड क्या है, टाइम क्या है, नोजल क्या है, कैसे स्प्रे करना है पेंडिमेथलिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर जिस हम पानी में इसको पेंडिमेथलिन को मिला रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किसी पॉन्ड का गंदा पानी लेके मिला दिया, तो पेंडिमेथलिन उसके साथ रिएक्शन कर सकती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो उसके टॉक्सिकेंट मॉलिक्यूल हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं किसी नाले का पानी हमने ले लिया, कहीं स्टोर किया हो गंदा पानी, उसको यूज़ नहीं करना है। साफ़ पानी जो है उसी को हमें यूज़ करना है, ताकि उसका जो टॉक्सिकेंट है, उसके अंदर जो मटेरियल है पेंडिमेथलिन का, जो हर्बिसाइडल टॉक्सिसिटी जिसके अंदर होती है वो मॉलिक्यूल मेंटेन है, उसकी टॉक्सिसिटी मेंटेन है, वो कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। तो किसी साफ जगह पर अगर बारिश का पानी इकट्ठा किया हुआ, बारिश का पानी साफ होता है और किसी साफ जगह पे किया तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो साफ पानी ट्यूबवेल का आ रहा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा पानी यूज़ कीजिए जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए होता है, जिसको हम पीते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ केमिकल के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो ऐसे पानी को यूज़ करें जो साफ़ हो। अब इसमें देखिए डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम इसकी इतनी डोज रखें कि हर्बिसाइड को किल करें। अब देखिए हर्बिसाइड को किल करने के लिए इसकी रिकमेंडेड डोज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसका 9th पॉइंट कह सकता हूँ कि डोज क्या होनी चाहिए इसकी। तो देखिए जनरली जो हमारे पेंडिमेथलिन है उसकी जो डोज होती है 1 किलोग्राम AI एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब उसके अंदर टॉक्सिकेंट कितना है। अब इसका जो फॉर्मुलेशन होता है 30 EC, इमल्सिफाइड कंसनट्रेट है और 30% की है, मतलब उसमें 30% टॉक्सिकेंट है। मतलब जो टोटल अमाउंट है उसमें 30% ही जो है टॉक्सिक एक्शन किल करता है, बाकी 70% टॉक्सिक एक्शन किल नहीं करता है। तो जो इसकी जो डोज की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल सिंपल है। क्या है हमारा रिकमेंडेड रेट क्या है एप्लीकेशन का, और उसमें AI कितनी है एक्टिव इंग्रेडिएंट, और इसको 100 कर दीजिए। तो ये डोज जो है kg पर हेक्टर में निकलाएगी। अगर हमने रिकमेंडेड रेट kg पर हेक्टर में रखा है तो ये भी kg डोज भी kg पर हेक्टर में आएगी। अब पेंडिमेथलिन के लिए जो 1 kg AI पर हेक्टर होता है हमने इसे 1 रखा। AI कितना है 30% है तो इसको 30 रखा, और इसको अपॉन 100 करेंगे रिकमेंडेड रेट 1 kg AI से, तो ये हमारा आ जाएगा 0, तो ये आ गया हमारा 3.33। अब लेकिन ये kg पर हेक्टर में, लेकिन पेंडिमेथलिन लीटर में होती है। तो याद रखिए जो रिकमेंडेड रेट होता है, वो जो AI होती है वो kg में होती है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन लिक्विड में भी हो सकता है, पाउडर में भी हो सकता है। तो ये लिक्विड में होता है तो ये एक्चुअली लीटर में निकलेगा, भले कैलकुलेशन इसकी kg में है लेकिन लीटर पर हेक्टर में ये आएगा। तो 1 हेक्टर में 3.33 लीटर पेंडिमेथलिन यूज होगी। ये इसकी हम इस तरह से कैलकुलेट करें। अगर मान लीजिए हमने डोज इसकी कम कर दी, 3.33 करके हमने 2.5 लीटर कर दिया पर हेक्टर, 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए एकड़ में कितना लगेगा। अगर मान लीजिए हमने डोज कम कर दी तो हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी और वो वीड्स को किल नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए हमने इसको 5 लीटर पर हेक्टर कर दिया, तो देखिए क्या है वो रेजिडुअल इफेक्ट भी रहता है।
तो जो रेजिडुअल इफेक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा हमने पेंडिमेथिलिन डाल दिया तो नेक्स्ट क्रॉप को हार्म करेगा, या उसी क्रॉप को भी हार्म कर सकता है, और माइक्रोफ्लोरा उसको भी हार्म कर सकता है, और पॉल्यूटेंट की मतलब सॉइल की इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा, सॉइल क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा, पॉल्यूशन करेगा, बह करके पानी में वाटर बॉडी में चला जाएगा, किसी पॉन्ड में चला जाएगा, वहाँ पॉल्यूशन करेगा। तो इसलिए जो रिकमेंडेड रेट है उसी को हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर 1 kg AI पर हेक्टर है तो हम ये हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो 3.33 लीटर आती है। इससे कंफ्यूज मत होइए, जो AI होता है वो kg में दिया होता है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट ये लिक्विड में है, तो ये मात्रा लीटर में ही आएगी। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं तो पेंडिमेथिलिन की इफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत कॉमन हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम वीड्स को हम शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो 15-20 दिन तक अगर वीड्स कंट्रोल हो जाते हैं तो क्रॉप की ग्रोथ हमारी अच्छी हो जाती है, और फिर वीड कंपटीशन कम हो जाता है तो हमारी क्रॉप की यील्ड बढ़ती है। तो अगर हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं पेंडिमेथिलिन को, इन फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी इफिशियंसी बढ़ेगी और वीड्स जो है प्रॉपरली हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।